कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। है ना। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखे थे? GDP। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये सबको, ठीक है। एक देश में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का मूल्य, अंतिम मूल्य, इसमें विदेशियों का भी शामिल रहता है, ठीक है। फिर अपन अगले इसके आगे बढ़ते हैं। अपन क्या करते हैं? GNP निकालते। GDP के बाद GNP। GNP में X क्या करते हैं? माइनस, और Y प्लस। यहाँ X क्या होता है? हाँ, विदेशी जो भारत में पैसा कमा रहे हैं, ये माइनस होगा। प्लस क्या होगा? Y, है ना। जो भारतीय विदेश में पैसा कमा के भारत भेज रहे, कहाँ? विदेश में कमा के कहाँ भेज रहे हैं? भारत भेज रहे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि GDP मतलब ओवरऑल देश के अंदर जो भी उत्पादन और सेवा का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। जैसे ही GNP बोलेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? भारतीयत्व की भावना आ जाएगी। इसमें हम अब किसका लेंगे? सिर्फ अपने का लेंगे, है ना। इस पे अब विदेशियों का माइनस कर देंगे और भारतीयों का जोड़ देंगे, ठीक है। GDP GNP, उसके बाद क्या आएगा? NNP। इसमें क्या होता है NNP में? है ना। GNP में, ठीक है, जो भारतीयों द्वारा उत्पादित है उसमें क्या घटा देते हैं? डेप्रिसिएशन। जो भी उसके मूल्य में कमी हुई हो, टूट फूट हुई हो, उसको घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा? NNP, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, है ना। अब ये आपका GDP भी हो गया, है ना, GNP भी हो गया, NNP भी हो गया। अब NNP के बाद तीसरा स्टेज कहां जाएंगे? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। क्या? राष्ट्रीय आय। जब क्या? NNP में माइनस क्या करेंगे और प्लस क्या करेंगे? सब्सिडी। तो क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय आय, ठीक है। क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय आय। यहां तक सबको क्लियर है? अब जब राष्ट्रीय आय में क्या करेंगे? जनसंख्या का भाग देंगे, तब क्या आएगा? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। और किसी देश की आर्थिक स्थिति को नापने का सबसे अच्छा साधन क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय जितना अधिक होगा वो देश उतना संपन्न माना जाएगा, ठीक है ना। हमारे भारत में मोस्टली ये देखा जाता है GDP ज्यादा रहता है, उससे कम क्या रहेगा? GNP, उससे कम NNP, उससे कम राष्ट्रीय आय और उससे कम प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। क्योंकि अपन क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ये सब का गणना अपन किस पे किए? मार्केट प्राइस पे। किस पे? मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस पे गणना किए हैं, पर मार्केट वैल्यू तो हमेशा ज्यादा रहती है, उसमें टैक्स वैक्स जुड़ा रहता है। अगर इसको फैक्ट्री प्राइस में निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे? इसमें टैक्स घटा देंगे और सब्सिडी जोड़ देंगे। ये भी कल बताए हैं पूरा एग्जांपल देके, ठीक है। अब देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कब की थी? 1867-68 में। सबसे पहले कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कहां?
भारत में दादा भाई नेरोजी कौन से सन में किए थे? 1867 68 में किए थे। और उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना निकाले थे? 20 रुपए। कितना रुपए? 20 रुपए। अभी भारत की प्रति व्यक्ति आय बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 90,000 से 1 लाख रुपए है ना? 1867-68 में हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपए। हाँ, प्रति व्यक्ति आय नहीं, मैं नहीं मान सकता। देखो भारत की प्रति व्यक्ति 2,000 रुपए। मजाक कर रहे हो? मनरेगा ये तो अपनी प्रति व्यक्ति आय डॉलर्स में दिखा रहा है, पर ये दिखा रहा है क्रय शक्ति अनुपात में, है ना? हम लोग इतना खरीदने का हिम्मत रखते हैं, ठीक है? हाँ, देख लो भाई, प्रति व्यक्ति आय 2019-20 में 94 थी, 21-22 में 85 हो गई। प्रति व्यक्ति आय 21 वर्ष में इतने प्रतिशत बढ़कर इतने लाख रुपए की गई। 1 साल का है तो साल का ही तो लिख लेगा। मैं बोला ना हमारी प्रति व्यक्ति आय 90,000 से 1 लाख रुपए होगी, आप लोग खोजना, ठीक है? तो भैया इसमें पूरा टोटल जनसंख्या और पूरे टोटल जनसंख्या द्वारा कमाया गया पैसा, तो उसको सबको बराबर हिस्से में बांटे हैं। अब बोल रहे हैं कि एक के हिस्से में कितना आएगा? 90,000 से 1 लाख रुपए। अब भले आए ना आए अलग बात है, क्योंकि आप जब विदेश में आपकी अर्थव्यवस्था की गणना होती है ना, तो आपको देख के नहीं किया जाता, वो पूरे देश को देख के किया जाता है, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया। सबसे पहले भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नेरोजी। इनको क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है? हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले भी पहले आदमी यही थे। कौन? दादा भाई नेरोजी, ठीक है? घन विकास का सिद्धांत भी कौन दिए हैं? दादा भाई नेरोजी, ठीक है? और इनकी हाँ हाँ, ठीक है। कब किए 20 रुपए? कब जोड़े? 67-68 में। यहां तक हो गया। 1911 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 49 रुपए, ठीक है? एफ सी रॉस ने 1911 में जब गणना की तब हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ गई थी? 49 रुपए, ठीक है? 1911 में हमारी प्रति व्यक्ति आय थी 49 रुपए, ठीक है? ये समझ में आ गया। उसके बाद आगे देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व इस दिशा में प्रथम आधिकारिक प्रयास वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया था वर्ष 1949 में, ठीक है? भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई। कब? 49 में। 49 में इसकी गणना करने के लिए क्या बनाया गया? 49 में समिति बनाई गई, ठीक है? राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई, समिति बनाई गई भाई, ठीक है? और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? पीसी महाबनोलिस को बनाया गया। किसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई। किसकी गणना के लिए? राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए। वापस चलते, सबसे पहले किए दादा भाई नेरोजी जो 20 रुपए बताए। 1911 में सिरोस किए जो 49 रुपए बताए। अब आजादी के समय अब सरकार बोली इसके लिए एक संस्था बना दो, तो उस समय 1949 में एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय आय समिति, और उसके अध्यक्ष थे द ग्रेट पीसी महाबलोनिस। ये भारत के सांख्यिकी वैज्ञानिक है। इन्हीं के नाम पे 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है? किसके नाम पे? पीसी
महाबलोनिस के नाम पे, सांख्यिकी दिवस, है ना। बहुत आ रहे हैं, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन थे? पीसी महाबलोनिस, हाँ, लनोबिस, महालनोबिस। अब जैसे भी याद करो भाई, आंसर सही लगना चाहिए, पीसी महालनोबिस, ठीक है। यही अध्यक्ष थे कौन से, किसके? राष्ट्रीय आय समिति के। इनके बारे में बता दूं, ये भारत के एक महान सांख्यिकी वैज्ञानिक हैं। इन्हीं का जन्म दिवस 29 जून को क्या बनाया जाता है? सांख्यिकी डे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी किसने तैयार किया था? पीसी महाबलोनिस ने, जिसमें औद्योगिकरण को बहुत ज्यादा सफलता मिली थी, ठीक है, पढ़े थे ना ये, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? पीसी महाबलोनिस, ठीक है। अपने यहां जो ये आंकड़े जारी होते हैं वो किस समय के लिए रहते हैं? 1 अप्रैल से कब तक? मार्च। इसी को आपका क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल ईयर्स, वित्तीय वर्ष है ये। यही क्या है? वित्तीय वर्ष। और इसी के लिए क्या क्या पेश करते हैं? बजट। इसी के लिए क्या पेश करते हैं? बजट। आपका नया साल होता है कब? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, वो आपके लिए है। पैसे वाला नया साल होता है, पैसे का नया साल चालू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। और ये जो पूरे आंकड़े प्रस्तुत होते हैं ये किस एक साल के लिए प्रस्तुत होते हैं? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। भारत सरकार का क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, ठीक है, CSO। इसकी स्थापना की गई 1951 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे बढ़े, ठीक है। पहले दादा भाई नौरोजी किए, फिर सिरोज किए, फिर एक कमेटी बना दिए राष्ट्रीय आय समिति। अध्यक्ष कौन थे? अब बोले इसके लिए प्रॉपर वे पे काम होना चाहिए। और उस समय अपन 1900 कहा? 1951 में क्या बनाए? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है कि कार्यालय है ना? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, ठीक है, CSO। अब 1951 से आज तक राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इन सब की गणना कौन करता है? CSO। हमेशा बोलते हैं, क्वेश्चन आता है, भारत में राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन करता है? कौन करता है भाई? CSO। अब एक CSO, यहां भी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का भी ना वैकेंसी निकलता है। बहुत हाई फाई जो सांख्यिकी वैज्ञानिक है ना, जो स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं मैथ्स वाले, उन लोग का वो, मतलब ये मान लो कि ये भी नौकरी आपका IAS के लेवल की नौकरी है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन में वैज्ञानिक बनना। और उन लोग क्या करेंगे? उन लोग पूरा मिलके किसकी गणना करते हैं? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। इसका मुख्यालय कहां पे है? कहा है भाई? इसका मुख्यालय मेरे ख्याल से दिल्ली में होगा, दिल्ली या कलकत्ता। पहले कलकत्ता रहा होगा, बाद में दिल्ली चले गया होगा, देखना पड़ेगा। दिल्ली में है वर्तमान में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। मुख्यालय दिल्ली, ठीक है। 1900, ये पूछा जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई? कब की गई? हाँ। और तब से ये क्या करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अब एक संगठन ही बना दिए, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? CSO, है ना। ये हमेशा पूछता है भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन एकत्रित करता है ना। प्रति व्यक्ति आय की निर्धारण, मतलब गणना कौन करता है? तो इसका आंसर होगा CSO। और इसमें इसकी मदद करता है केंद्रीय क्या? राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी?
हाँ, ये पूछा जाता है। सीएसओ की मदद कौन करता है इसमें? राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, एनएसएसओ। ये किसकी मदद करता है? सीएसओ को। क्या करने के लिए? हाँ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ये हेल्प करता है गणना में। किसकी? सीएसओ की। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, और सीएसओ को बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या कार्यालय। ठीक है। ये राष्ट्रीय आय वाला जो है टर्म्स कौन यूज किया था? साइमन कुजनेट्स, है ना। इसके लिए उनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, दिया हुआ है बुक में। ठीक है। साइमन कुजनेट्स ने राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। किसको? साइमन कुडनेस को। आप पढ़ोगे कुडनेस वक्र, ठीक है, कुडनेस वक्र पढ़ोगे आगे जाके, है ना। ये अर्थशास्त्री हैं भाई, ये भी बहुत रिसर्च किए हुए हैं, और इन्हीं को क्या माना जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता। नेशनल इनकम अकाउंटिंग का क्या माना जाता है? जन्मदाता साइमन कुडनेस को। और इसके लिए उनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ये हो गया। बाकी फैक्ट्री कॉस्ट और बाजार मूल्य और फैक्टर कॉस्ट समझ में आ गया था। बाजार मूल्य में क्या जुड़ा रहेगा? टैक्स। और फैक्टर कॉस्ट में टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी को, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल मूल्य आ जाएगा। और सबसे जो उचित मूल्य है वो कौन सा है? फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है। देखिए, भारत भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना साधन लाभक पर किया करता था, पर 2015 से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किस पे की जाती है? बाजार मूल्य पर, जो वास्तव में बाजार लागत पर ही है। सकल मूल्यवर्धन जीवीए के उत्पादन करों को शामिल करने के बाद बाजार मूल्य ज्ञात होता है। उत्पादन कर केंद्र एवं राज्यों के अप्रत्यक्ष कर है। इसमें यही बोल रहा है कि भैया, है ना, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है ये पता है। ठीक है, चलिए एक बार और बता देते हैं फैक्टर कॉस्ट क्या होता है या फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है। अगर मान लो आपको आपको क्या बनाना है? एक मोबाइल ही बनाना है, ठीक है, एक मोबाइल बनाना है, तो उत्पादन के साधन क्या क्या होते हैं? उत्पादन के साधन क्या क्या होते हैं? सबसे पहले पूंजी चाहिए, उसके बाद भूमि चाहिए, हवा में तो नहीं होगा, उसके बाद श्रमिक चाहिए, और उसके बाद एंटरप्रेन्योर चाहिए, उद्योग क्या उद्यमी चाहिए या उद्योगपति चाहिए। तो अपने को क्या चाहिए? उद्यमी चाहिए, जो पैसा लगाए और पूरा मैनेजमेंट करे। अब आप एक मोबाइल बनाते हो, ठीक है, जिसमें पूंजी पूंजी क्या होता है? वो बड़ा अमाउंट जिससे पूरी चीजों को क्या करेंगे अपन? बनाया जाएगा, लगाया जाएगा। पूंजी से ही आप भूमि खरीदोगे, पूंजी से ही आप मशीन खरीदोगे, पूंजी से ही आप क्या खरीदोगे? रॉ मटेरियल खरीदोगे, है ना। पूंजी से ही आप पूरा चीज करोगे, ठीक है। तो आप मान लो उस मोबाइल को बनाने में पूंजी लगा 10 रुपए का, भूमि लगा 10 रुपए का, श्रमिक लगा 15 रुपए का,
और मालिक बोलता है बन तो गया, मैं भी तो मेहनत किया हूं, तो मेरा मेहनत किस रूप में मिलेगा? लाभ के रूप में। वो उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ दिया 5 रुपए। ठीक है, तो कुल लागत कितनी हो गई मोबाइल की? 40। तो मोबाइल को बन के रेडी होने में कितना रुपए लगा? 40। इसी को बोलते हैं क्या? उत्पादन लागत। इसको क्या बोलते हैं? उत्पादन लागत। इसी को बोल देंगे फैक्टर क्या? कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। कॉमर्स वालों को समझ में आएगा, जब कॉस्ट अकाउंट पढ़ते हैं ना तब अपन पढ़ते हैं फैक्ट्री कॉस्ट निकालो, फिर उसके बाद और कुछ निकालो, है ना। तो जब आप फैक्ट्री कॉस्ट पढ़ते हो तो थोड़ा सा और डीप चले जाता हूं। फैक्ट्री कॉस्ट में जो गाड़ी रॉ मटेरियल लेके आती है उसका किराया जुड़ता है, ठीक है। लेकिन बनने के बाद उस माल को लेके जो फैक्ट्री से बाहर जाएगी वो गाड़ी का किराया नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि बनाने में उसका लागत है क्या? नहीं। बनाने में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्टर कॉस्ट मतलब बनाने में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसके बिना उत्पादन संभव नहीं है। पूंजी के बिना तो ये सब संभव ही नहीं है, तो पूंजी तो मस्ट हो गया। हवा में तो बनाओगे नहीं, जमीन चाहिए, कुछ नहीं तो सामान रखने के लिए जमीन चाहिए। मशीन बेजान है किसके बिना? श्रमिक के बिना। अब तुम रोबोट भी लगाए हो तो रोबोट को कमांड देने वाला क्या चाहिए? इंसान चाहिए। और इन सब के लिए एक आदमी चाहिए जो पूरा क्या करे? इन सब के लिए पैसा खर्चा करे, पूंजी लगाए। तो क्या हो गया? उद्यमी। तो ये सब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिसके बिना उत्पादन संभव नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब उत्पादन करने वाला खर्चा। वो कितना आया? 40। और उसी को क्या बोल देंगे? फैक्टर कॉस्ट, उत्पादन लागत या फैक्ट्री कॉस्ट। इतना तो हो गया। अब इसको बाजार में बेचने जाओगे तो सरकार क्या बोलेगी? टैक्स दो। तो जब इसमें ये 40 रुपए में, है ना, मोबाइल पे कितना परसेंट टैक्स है जी? 18 है ना। तो 18 है तो 18 कितना होगा? 4 और 4, 5 रुपए मान ले। 5 रुपए इस पे क्या जुड़ गया? टैक्स जुड़ गया। कितना? 5 रुपए। तो अब मोबाइल का कितना हो जाएगा? एमआरपी कितना हो जाएगा? 45। पर क्या ये उत्पादन का ओरिजिनल लागत है क्या? नहीं है। ये क्या है? बाजार मूल्य। ठीक है, एमआरपी बाजार मूल्य। और ये कौन सा मूल्य है? फैक्ट्री कॉस्ट, है ना। अगर बाजार मूल्य पे जोड़ोगे तो हमारा जीडीपी बहुत बढ़ जाएगा। पर क्या ओरिजिनल में उतने का जीडीपी है? नहीं। उतने का उत्पादन हुआ है? नहीं। उत्पादन कितने का हुआ है? 40 का। तो पहले सरकार 2015 से पहले इसको किस पे जोड़ती थी? फैक्टर कॉस्ट पे। और 2015 के बाद इसको किस पे जोड़ने लगी है? बाजार मूल्य पर। ठीक है, नहीं समझ आया? 2015 के पहले इसको लेते थे भाई, 2015 के बाद उसको किस में लेने लगे? बाजार मूल्य में, है ना। इसमें लिखा है जनवरी 2015 से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किस पर की जाती है? बाजार मूल्य पर। ठीक है, वास्तव में बाजार लागत ही क्या है? मार्केट कॉस्ट है। मार्केट कॉस्ट मतलब बाजार की लागत या बाजार का मूल्य। आप किसी भी चीज में देखना एमआरपी रहेगा, है ना, और उसमें लिखे रहेगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, मतलब उसमें हर टाइप का टैक्स क्या है? जुड़ा हुआ है। आपको और ज्यादा टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और कई जगह लिखे रहेगा एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, तो उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देगा इतना परसेंट ये टैक्स, इतना परसेंट ये, और उसको जोड़ के क्या दिया जाएगा? फिर आप पैसा देंगे, उस वस्तु की लागत देंगे। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जितना ले सकते हैं इससे ज्यादा नहीं लेना है। एमआरपी से ज्यादा कुछ मिलता है क्या? नहीं। लास्ट आप क्या देखोगे? भैया इसमें तो 80 रुपए लिखा है, आप 100 कैसे बोल रहे हो, है ना। और हाँ, किसमें? तो कोरोना टाइम में तो भैया एक डिब्बा गुड़ाखू भी 250 का बिका है। वो कोरोना था, हैं? वो तो कोरोना था।
वो विपरीत परिस्थिति, नॉर्मल परिस्थिति में, नॉर्मल परिस्थिति में, चलिए, तो आप कभी भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा पैसा नहीं देते, है ना। चलिए, बातें नहीं समझ में आ गया, ठीक है। ठीक, अब आप बहुत सुनते होंगे चालू और स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, है ना। चालू कीमत क्या होती है और स्थिर कीमत क्या होती है? करेंट प्राइस और बेस प्राइस, ठीक है। चालू और स्थिर कीमतों पर, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है? चलिए बता देते हैं, जाहिर सी बात है, चालू कीमत पर, स्थिर कीमत पर, चालू कीमत पर बहुत ज्यादा दिखाता है और स्थिर कीमत पर कम हो जाता है। आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ते होंगे, है ना। तो करेंट प्राइस चालू कीमत पर, ठीक है, इसको अपन नॉमिनल भी बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगर अपन स्थिर कीमत पर बोलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे जी? स्थिर कीमत पर फिक्स्ड बोल सकते हैं। और एक होता है पीपीपी, क्रय शक्ति समता या क्रय शक्ति क्षमता, परचेसिंग पावर, है ना। परचेसिंग पावर के, आप कितना खरीद सकते हो, आपके खरीदने की ताकत क्या है, ठीक है, इस पे भी आपको क्या किया जाता है? आंका जाता है। वो बोलते ना भाई बहुत पैसा वाला है, एडिडास के नीचे जूता नहीं पहनता, एप्पल के नीचे फोन नहीं रखता, है ना, बीएमडब्ल्यू के नीचे पैर नहीं रखता। तो ये कैसे नाप रहे हो आप? उसके खर्चा करने की क्षमता को नाप रहे हो। और एक को देखते हो, अभी उसके पर्स में हमेशा 500-500 का गड्डी रहता है यार, तो इसको कैसे नाप रहे हो? चालू कीमत पर देख रहे हो पैसा। और तीसरा आदमी, अभी वो 100 रुपए रखता था, आज 500 लाया था, हाँ भाई 500 लाया था। तो ये हो गया स्थिर कीमत पर, उसकी औकात 100 की थी, अभी कितनी लेके आया है? 500। तो तीन टाइप से नापते हैं, तीनों को अगर आप राउंड राउंड देखोगे तो पैसा ही खर्चा होना है या पैसे की ही वैल्यूएशन होनी है। अगर आप पीपीपी मॉडल पे क्रय शक्ति समता, क्रय शक्ति सामर्थ्य में देखोगे तो भैया उसका कितना, हाँ एप्पल का फोन है, एप्पल कितना है? 14 नंबर वाला एप्पल है, कितना? 1,70,000। क्या? हाँ, नाइकी पहना हुआ था, महंगा था, 5,000 का स्प्रिंग वाला, 5,000 का जूता, मतलब 5,000 जूते पे खर्चा कर दिया भाई। और किस में आया था भाई? महंगा वाला हायाबुसा में आया था। 3 लाख की तो मोटरसाइकिल है, 3 लाख मोटरसाइकिल में खर्चा कर दिया, है ना। हाँ, ये आईपॉड था कि एप्पल का स्मार्ट वॉच भी था भैया 40,000 का, वो भी 40,000 जोड़ दिया। अरे वाह, ये आदमी कैसे नाप रहे हो? क्रय क्षमता, वो रईस है, उसके पास बहुत पैसा है, ठीक है। दूसरा अगर आप देखते हो किसमें? करेंट में, चालू में, नॉमिनल में, तो आप क्या बोलोगे कि उसके पर्स में 500 का क्या था? गड्डी था, मतलब उसके पास अभी बहुत पैसा है, ठीक है। अगर आप स्थिर कीमत पर देखोगे बेस वाले में, तो आप क्या बोलोगे कि पहले उसके पास, ये क्या हो गया? करेंट। और स्थिर पर देखोगे, है ना, फिक्स्ड पर, तो इसमें क्या बोलोगे? अरे यार 100 रुपए था, रहता था यार, 100 रुपए वाला आदमी था, आदमी बन गया यार वो। अपन देखते ना, अभी देखा वो कार ले लिया, हाँ, ये बाइक पेट्रोल डलाने के लिए पैसा नहीं था उसके पास। आप कब से पुराने उसके वैल्यू से क्या कर रहे हो? उसका आकलन कर रहे हो। वो आता था स्प्लेंडर में, स्प्लेंडर थी 50,000 की, अब भाई आ रहा है स्विफ्ट में, स्विफ्ट है कितना? 5 लाख का, ठीक है। तो आप उसका वैल्यू किसके अनुसार कर रहे हो? स्प्लेंडर से। तब तो बोल रहे हो कि उसकी स्विफ्ट महंगी हो गई, पड़ गई, भैया बहुत अच्छा कमा रहा है। तो इस टाइप से अलग अलग अपन क्या करते हैं? वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो चालू मूल्य और स्थिर मूल्य देख लेते हैं, ठीक है ना। यहां क्या हो जाएगा? चालू कीमत पर, ठीक, और ये स्थिर कीमत पर, ठीक है। अब चालू कीमत पर देखते हैं। चालू कीमत पर मतलब जो साल का है उसी साल का हिसाब किताब नक्की, जो साल का है उसी साल का हिसाब किताब नक्की, ठीक है। अब आप चालू कीमत पर देख लेते हैं,
चालू कीमत पर, ठीक है, कौन है, नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है? मेरे को पता है कि कैसा समझ आ रहा है, मेरे को यहां से दिख रहा है। ठीक है, चलिए बताओ भाई क्या पसंद है खाने में? बिरयानी। चलो 2000 चालू कीमत पर देखते हैं। 2019 में, है ना, भाई पूरे साल भर में 10 प्लेट बिरयानी खाया। कितना? 10 प्लेट। तुम्हारे हिसाब से 10 बहुत है, ठीक है। अगर एप्पल वाले रहते तो उसको 20-25 ले जाते। 10 बहुत है। थोड़ा खाओ बनारस में रहो, और ज्यादा खाओ पंजाब जाओ, ठीक है। तो 10 प्लेट बिरयानी खाया भाई, है ना। 2020 में थोड़ा ठीक ठाक स्थिति था, है ना। तो 2021 में 20 में ये मान लो कुछ इधर उधर रहा होगा, कितना कर दिया? 8 प्लेट, है ना। 2021 में आ गया 7, और 2022 में आ गया अभी तक 6 प्लेट खाया है, ठीक है ना। महंगा हो रहा है, ठीक। अब एक प्लेट बिरयानी का रेट था उस समय 10 रुपए, यहां एक प्लेट बिरयानी का हो गया 15, यहां कितना हो गया 20, और यहां कितना हो गया 30, ठीक है। ठीक, तो भैया महंगा इसलिए तो कम खाया है, सस्ता होता तो पूरे 7 दिन बिरयानी खा लेता ये, ठीक है। अब इसका कितना हुआ? 100 रुपए का खाया। इसका कितना हुआ है? 120 रुपए का खाया। इसका कितना हुआ? 140। इसका कितना हुआ? ठीक है। यही जो मूल्य है, ये जो मूल्य है, यही क्या है? चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय। उस समय राष्ट्रीय आय कितनी थी? 100। उस समय कितनी थी? 120। 21 में कितनी थी? 22 में कितनी थी? 180। बढ़ रही है ना राष्ट्रीय आय, इतने का काम हो रहा है ना। राष्ट्रीय आय मतलब किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य। इतना उत्पादन हुआ है भैया, खर्चा किए अपन इतना, ये हो गया, ठीक है। बढ़ रहा है। इसमें जिस साल का प्राइस है उसी साल के प्राइस से क्या कर देंगे? इनटू करके निकाल देंगे, कोई टेंशन नहीं। अगर आपको बोलेगा चालू मूल्य पर 2010 का राष्ट्रीय आय कितना था, तो 100 रुपए, है ना। 2020 का राष्ट्रीय आय कितना था? 120। 2021 का कितना था? 2022 का कितना था? ये उस साल का राष्ट्रीय आय है। क्या है? उस साल का राष्ट्रीय आय, ठीक है। ये क्या हो गया? चालू मूल्य पर। अब क्या आएंगे? स्थिर मूल्य। क्या आएंगे? स्थिर मतलब यथा नाम तथा गुण। चालू, चालू मतलब करेंट ईयर, मूल्य मतलब करेंट ईयर का मूल्य। कौन सा मूल्य लेंगे? करेंट ईयर का, जो चल रहा है। स्थिर मतलब रुका हुआ मूल्य। स्थिर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक बेस ईयर। क्या चाहिए उसके लिए? क्या चाहिए? बेस ईयर चाहिए, जिसको बोलते हैं आधार वर्ष। भारत का आधार वर्ष क्या है अभी के लिए? 2011-12 था, चेंज हो गया पक्का। 17-18 आ गए, 2,00,000% कॉन्फिडेंस बता रहे हैं। आधार वर्ष, ठीक है। आधार वर्ष अभी भैया ने जिस टाइप बताया है 2017-18, मतलब 2017 ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 18 का 3 ही महीना आएगा अपने पास, है ना। कौन सा? जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि साल कब से चालू होता है? 31 मार्च। क्या बोल रहे हैं? स्थिर मूल्य, रुका हुआ मूल्य, उस पे क्या करना है? गणना करना है। चालू मूल्य पे गणना हो चुकी है। स्थिर मूल्य 2000 मान लो, इसी को 18 मान लो, कितना था उस समय स्थिर मूल्य? 10 रुपए।
कितना था एक का स्थिर मूल्य 10 रुपए, तो यहां मूल्य क्या हो जाएगा 10 का 10, इकाइयां कितनी बनी 10, कितना हुआ 100, ठीक है, कितना हुआ 100। फिर से अगले साल के लिए स्थिर मूल्य क्या हो जाएगा 10, इकाइयां कितनी थी, अब कितना हुआ 80, फिर से स्थिर के लिए मूल्य स्थिर ही रखो क्या 60, कितना हुआ 70, फिर उसके बाद 10, फिर कितना हुआ 6, अब कितना हुआ 60। अब बताओ तुम्हारा जीडीपी किधर गया। ये तो भैया चालू मूल्य पर तो बताएगा ही ज्यादा, क्योंकि मूल्य बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी एक मतलब किसको आधार वर्ष के मूल्य को लेके चलते हो, उसके बाद अपने उत्पादन को नापो जरा। ये उत्पादन क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, बढ़ा क्या नहीं बढ़ा, ठीक है, बढ़ा क्या नहीं बढ़ा। तो हमेशा चालू मूल्य पर क्या होता है, अमाउंट बहुत ज्यादा आता है। चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 होती है, और उसी को स्थिर मूल्य पर लाओगे ना तो डायरेक्ट 80,000 हो जाएगी, 80-82, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। अब सोचो 2017 में जब 10 रुपए था तो 10 इकाई बनाए 100, और उसी 2017 के मुकाबले 18 में कितना बना 8, है ना, 19 में कितना बना 7, 20 पे कितना बना 6, उसके मुकाबले करेंगे गणना, किसके मुकाबले आधार वर्ष के मुकाबले। और आधार वर्ष ऐसे साल को लेते हैं कि जिसमें आपका अर्थव्यवस्था बैलेंस हो, ना बहुत हाई हो और ना बहुत लो हो। तो एकदम एवरेज किसको लेते हैं जी, हमेशा बीच का। बीच का मतलब क्या होता है, एवरेज, पढ़े ना मैथ्स में, ठीक है। अगर 1 2 3 4 और 5 लिखा है तो एवरेज क्या होगा 3 होगा, 20 का अंक होगा बैलेंस। तो आधार वर्ष अर्थशास्त्री लोग, जिस साल हमारी अर्थव्यवस्था बैलेंस थी, ना नफा नुकसान कुछ नहीं, सब गरीब आदमी अच्छे से खाए, अमीर आदमी भी अच्छे से खाए, किसी की तकलीफ नहीं, वो वाला आधार वर्ष हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे, ठीक है। अगर मान लो बहुत हाई क्लास वाला आधार वर्ष लेते हैं तो उस साल क्या होगा, मूल्य बहुत ज्यादा होगा। तो मूल्य बहुत ज्यादा होगा। अगर हाई क्लास में देख लेते, एक साल था आप लोग बहुत अच्छा कमाए उमाए, तो एक प्रति इकाई लागत कितनी हो गई थी 20 रुपए। अब हाई क्लास का लोगे तो सीधा सीधा कितना बढ़ जाएगा, डबल होते जाएगा। और एक साल बहुत गरीबी थी कोरोना में, तो 5 रुपए में बिका, तो क्या हो जाएगा, पूरा मूल्य कम हो जाएगा, क्योंकि आधार मानना है। तो आधार मानने के लिए उस साल को लेते जिस साल आपकी इकोनॉमी बैलेंस हो। विपक्ष चाहता है क्या करे, कमजोर को ले, ताकि मैं बोलूं कि तुम्हारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और पक्ष क्या कहता है, एकदम हाई को ले, ताकि मैं दिखा सकूं कि क्या हो रहा है। हाँ, ठीक है, तो यही होता है, ठीक है। तो चालू मूल्य पे जिस साल का रेट है उसी की गणना करेंगे, है ना। और स्थिर मूल्य पे एक ईयर के प्राइस को आधार मानकर गणना करेंगे। अगर बोलते हैं कि भैया इस साल आपकी जीडीपी चालू मूल्य पर 100 रुपए है ना, इधर चालू मूल्य पर 120, 140 और 180, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसी साल के प्राइस से क्या कर रहे हैं अपन, इनटू कर रहे हैं, ठीक। अगर बोलते हैं कि चलो जीडीपी बताओ 2017 में आपकी जीडीपी थी मान लो 100 रुपए, तो उसके मुकाबले 2018 में क्या हो गया, कम हो गई। 2019 में क्या हो गया, उससे कम हो गई। 20 में क्या हुआ, उससे कम हो गई, ठीक है। अगर उसी उसी साल का लोगे तो बढ़ते जाएगा, और आधार वर्ष मान के लोगे तो कम होते जाएगा। तो कभी भी आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे तो ये चीज अधिकतर देखिएगा कि आधार वर्ष में क्या हो जाता है, सब चीज कम हो जाता है। जो आपका जीडीपी प्रति व्यक्ति है इसकी गणना करते हैं ना, वो आधार वर्ष को। अब मान लो 2017 में 100 रुपए थी, ठीक है, 2018 में ये कितनी हो गई, 104 रुपए हो गई, ठीक है। अगर आप चालू मूल्य पर बोलोगे तो 2017 का जीडीपी 100 रुपए और 2018 का कितना हो गया 104। और स्थिर मूल्य पर बोलोगे तो 2017 का तो 100 रुपए है, लेकिन 2018 की जीडीपी में मात्र 4% का क्या है, बढ़ोतरी है। ये 104 को नहीं लोगे, क्या बोलोगे 4%
क्लियर हुआ? और अभी हमारी जीडीपी कितनी है? 2017-18 का आधार वर्ष मानेंगे तो 4 या 5 6 वो किया है, एक्सपेक्ट किया है, वर्तमान में कितनी है। हाँ, तो हम 2017-18 में जितना थे अगर 100 रुपए, तो 2022 में कितना होंगे? 106 रुपए। ठीक है, ये समझ में आया? इतने में किसी कोई परेशानी? ठीक है, तो ऐसे ही नापते भी आपका जीडीपी। इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ऐसा जिसको समझ में ना आ रहा हो, एक थंब रूल है, अभी एक ही मंत्र पढ़ना है। क्या? उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य। तो 2019 में अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य इतना था, 20 में इतना था, 21 में इतना था, 22 में इतना था। ये सब किसके अनुसार है? अब वही आप स्थिर मूल्य में आओगे तो 2000 इसमें इतना था, फिर इतना था, फिर इतना था, फिर इतना था। ठीक है, उसमें एक आधार मान लेंगे। ठीक है, अगर लोहे में देखेंगे बढ़ोतरी, मान लो 2017-18 के मुकाबले लोहे में 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है उसके उत्पादन में, तो ये मानेंगे कि 2017-18 में 100 रुपए था और अभी कितना हो गया? 110 रुपए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है इतने में? देखो, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों पर क्या किया जाता है? मापा जाता है। लिखा हुआ है ना, प्रचलित बाजार मूल्य पर, उसी से क्या कर दिए? इनटू कर दिए। तो क्या होता है? चालू मूल्य जी, जो चल रहा है, जो है वो है, जो चल रहा है। ठीक है, और स्थिर मतलब रुका हुआ मूल्य, किसी साल का जो वो मूल्य था उसी को आप क्या करोगे? लेके आओगे। उसके लिए क्या मानते हैं? आधार वर्ष। स्थिर मूल्य पर देख लो, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के उस मौद्रिक मूल्य से जिसे किसी आधार वर्ष के मूल्य पर मापा जाता है, इसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। स्थिर मूल्य पर ही रियल है भाई, चालू मूल्य पर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सबसे विश्वास पात्र राष्ट्रीय आय, जीडीपी, ये सब क्या है? स्थिर कीमतों पर। इसमें लिखा हुआ है किसी पुराने वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य से अभी के वर्ष के मूल्य को क्या किया जाता है? मापा जाता है। जैसे क्या था? 10 रुपए 2019 के अनुसार, फॉर एग्जाम्पल। समझ में आ गया? चालू मूल्य और स्थिर मूल्य। ठीक है, अब जो आदमी तुमको आज पहली बार मिला है वो बोलेगा यार फिट है भाई, एकदम फिट है, हेल्दी है। अब जो आदमी तुमको 3 साल पहले देखा था वो बोलेगा कैसा हो गया है अभी, कितना सूख गया है तू, पहले कैसा था। तो जो पुराना देख रहा है वो कैसे माप रहा है? पिछले के अनुसार। और जो नया देख रहा है वो तो अभी देख रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो वही चीज है, जो पुराने से देखेंगे वो है स्थिर मूल्य, और जो अभी का मूल्य है वो है चालू मूल्य। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? किसी भी देश के आर्थिक विकास का सही सूचकांक कौन बताता है? स्थिर कीमत बताता है। आप जब पढ़ोगे ना क्या आर्थिक सर्वेक्षण, तो उसमें दिखेगा चालू मूल्य पर जीडीपी, स्थिर मूल्य पर जीडीपी, चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय, चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय, स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय। दो टाइप से गणना होता है, एक पूरा स्थिर और एक पूरा चालू। अपने को अधिकतर पूछता है स्थिर कीमत पर, क्योंकि स्थिर ही क्या है? वास्तविक है। अब भाई यहां पे 140 था, 180 हो गया है ना, अब 200 भी हो जाएगा, लेकिन क्या ये सच है? क्या नहीं, ये तो कुल मिला के उसी साल के प्रोडक्ट से आप प्राइस इनटू कर रहे हो। ठीक है, उसी साल के वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य निकला वो नाप रहे हो। पर भाई आप पिछले के अनुसार किस पोजीशन पर हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पिछला स्थिर मूल्य लेना पड़ेगा। हम अधिकतर किसी को आंकते हैं तो कैसे आंकते हैं? मैं आपका टेस्ट लिया, अगर मैं पहली बार टेस्ट लेता हूं तो मैं ये सोचूंगा कि आप उसी लायक हो, मेरे को आपका बैकग्राउंड पता नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूंगा कि आप पिछले टेस्ट में 100 नंबर लाए थे और इस बार आप 80 ला रहे हो, मतलब आपका परफॉर्मेंस पुअर है, आप डाउन हो रहे हो। तो इसीलिए स्थिर कीमतों पर गणना करना सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। ठीक है।
ठीक, यहां तक हो गया? पॉज करो थोड़ा।